गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं एक बार फिर से अवसर क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है। और आज हम लेकर के आए हैं फिर से एक बार पॉलिटी की क्लास। मंडे से ये क्लास चेंज होगी, 3 दिन आपकी पॉलिटी चलेगी, 3 दिन आपका जो करंट अफेयर होगा वो चलेगा। मैंने आपसे बोला भी है, आप कमेंट में कर दें कि 3 दिन लगातार पॉलिटी आप चाहते हैं या एक दिन पॉलिटी एक दिन करंट, एक दिन पॉलिटी एक दिन करंट के हिसाब से क्लास चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जो संडे की होगी, संडे को करंट इसकी आपकी नॉन टेक की क्लास नहीं रहेगी। संडे को मैं 2 क्लास लूंगा अपने टेक्निकल स्टूडेंट्स की, ठीक है, क्योंकि मुझे उनका भी ख्याल रखना, उनके एग्जाम आने वाले हैं। तो जितने भी लोग लेखपाल, यूपी पुलिस आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मैं ये नॉन टेक का सिलेबस लेके आया हूं काफी अच्छा है। तो उनके जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता है कब और कौन सी क्लास हुई है। तो ठीक है, जब आपकी क्लास आपको लगे कि आज आपके लायक ये क्लास है, पॉलिटी की है, तो आप उसको अटेंड करिएगा, वरना साइड से निकल लीजिएगा। और जब आपकी टेक्निकल हो तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो टेक्निकल वाले अपना ध्यान देंगे। अभी कल हम लोगों ने बात करी थी आपके पहला रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है, दूसरा संशोधनात्मक एक्ट के बारे में। संशोधनात्मक एक्ट के बारे के बाद हमने बात करी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। फिर मैंने बताया था कि 1784 के बाद 1793 में एक एक्ट आया, जो आया चार्टर अधिनियम के नाम से। तो 1793 का जो अधिनियम आया उसको हम चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आएगा 1793 के बाद 1813 का अधिनियम आएगा, उसको भी हम चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन सब में बार बार संशोधन किया गया तो उसको चार्टर अधिनियम ही नाम दिया गया। तो नाम दिया जाता है 1813 का अधिनियम। आज हम पढ़ेंगे 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम, ठीक है, मतलब एक अधिनियम और आया 1793 में, जिसको 1793 का अधिनियम या चार्टर अधिनियम नाम से जाना जाते हैं। तो बात करते हैं कि 1793 में क्या क्या परिवर्तन करेगा अधिनियम जो लाएगा। तो 1793 के अधिनियम में सबसे पहला काम यह किया गया कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया था, कल मैंने ये आपको बताया भी था। सबसे पहले कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों, जब 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने रायल लेक में अपना जो स्वीकृति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए, वो दी थी 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। लेकिन अब 1793 का जब अधिनियम आता है तो उसमें क्या बोला गया कि कंपनी का कार्यकाल भारत में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब टोटल कितना हो गया? 35 वर्ष के लिए। अब जो कंपनी का कार्यकाल हो गया 35 वर्ष के लिए हो गया टोटल, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य यही किया गया महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा कार्य मैंने बताया था, कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब जो वेतन मिलेगा वो भारत के राजस्व के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब जो भारत से लगान वसूलते थे ये लोग, जो टैक्स लेते थे, वो जो पैसा आएगा उससे अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को पैसा देगी। यह एक ऐतिहासिक कदम था, यह उनका एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के माध्यम से, लेकिन हो क्या रहा, अब इसके इरादे बदल रहे हैं, ठीक है। आपको बोलता है आता माता सटकली, वही चीज है, उनका भी इरादा बदल रहा है। और वो अब करना क्या चाहते हैं, अब वो कंपनी लगान वसूलने के लिए राजस्व वसूलेगी। अब वो कंपनी व्यापार के माध्यम से जो हमारे यहाँ आई थी, जो व्यापार करना चाहती थी, वो अब क्या कर रही है, भारत पर अधिकार जमाने का कार्य कर रही है। वो भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है, और ये वो पहले कर भी चुकी थी, पैर जमा चुकी थी अपने, हमने ये पहले भी बताया था, ठीक है। तो हुआ क्या, राजस्व वसूलने का, क्योंकि जब कंपनी ने ये कर लिया कि जो लगान वसूलेगी और जो जितना भी टैक्स वसूलेगी वो, उससे हम कंपनी के कर्मचारियों को वेतन देंगे। तो इससे एक चीज और साबित हुई कि कंपनी ने शोषण करना स्टार्ट किया। वो कैसे किया ये हम बताते हैं। जब ये बोल दिया गया कि जो भारत से राजस्व आएगा
उसी से कंपनी के कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। तो कंपनी के कर्मचारी अब बाध्य है कि भारत से वो लगान वसूले, जबरदस्ती वसूले। अगर नहीं वसूलेगा, पैसा नहीं आएगा टैक्स वाला भारत का, तो क्या होगा, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो कंपनी ने क्या किया, एक प्रकार से अपने कर्मचारी और बड़े बड़े अधिकारियों को मजबूर कर दिया कि वहां रहने वाले जितने भी भारतीय लोग हैं या जितने भी भारत के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाए और उनका शोषण किया जाए, ताकि भारत उनके पास पैसा आए और उस पैसे से उनको सैलरी मिल सके। क्योंकि अगर वो शोषण नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो सैलरी या वेतन नहीं मिलेगा। और अगर शोषण करेंगे, टैक्स वसूलेंगे, जबरदस्ती वसूलो, प्यार से वसूलो, तो जब शोषण प्यार से भैया कोई देगा नहीं अपना पैसा, तो शोषण करोगे आप, जबरदस्ती पैसा वसूलोगे तो पैसा आएगा तो वेतन मिलेगा, नहीं पैसा आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा जो 1793 का अधिनियम था, इसके अंतर्गत ये दो अमूल चूल परिवर्तन किए गए। इससे क्या हुआ, इस एक्ट के बाद भारत में कंपनी के कर्मचारियों का शोषण अत्यधिक बढ़ गया। तो 1793 का अधिनियम में यही दो पॉइंट थे। पहला, 1793 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को भारत में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी और कर्मचारियों के वेतन देने की जो व्यवस्था की गई वो भारत के राजस्व के द्वारा कर दी गई। 1793 के अधिनियम द्वारा कहा गया, दूसरा पॉइंट यह है कि जो भारत के द्वारा राजस्व वसूला जाएगा, जो अंग्रेज भारत से जो राजस्व वसूलेंगे उसी से कर्मचारियों को और अधिकारियों को वेतन मिलेगा। तो हुआ क्या, कंपनी और कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी इस बात पर मजबूर हो गए कि उन्हें अब भारतीयों का शोषण और अधिक करना पड़ा। अगर वो शोषण नहीं कर रहे, पैसा नहीं ला रहे, तो उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, वेतन नहीं मिलता। और जब वेतन नहीं मिलता तो उनका मजबूरी थी कि भैया शोषण करो, राजस्व इकट्ठा करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमारा पैसा हमें मिल सके। तो इस जो 1793 का अधिनियम था, इससे शोषण जो था वो बढ़ गया था। इसके बाद एक और अधिनियम आएगा 1813 में। इसके बाद 1813 का अधिनियम आया, जो अधिनियम ऐतिहासिक था। इसे 1813 अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसको भी चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है क्या, इसी में संशोधन किए दिया गया। ठीक, 1813 के जो अधिनियम आया उसको 1813 के अधिनियम या चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे जब आपसे पूछा जाएगा तो चार्टर एक्ट के नाम से नहीं पूछा जाता, 1813 के अधिनियम में क्या था ये पूछा जाता, क्योंकि अब जो तीनों हैं उनके तीनों का नाम चार्टर एक्ट के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 1793 का अधिनियम, जो अभी हमने देखा, कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, कर्मचारियों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देने के लिए कहा गया। इसके बाद एक ऐतिहासिक अधिनियम आया 1813 में। इस 1813 के अधिनियम में क्या आया वो अब सुनते हैं। तो इस 1813 के अधिनियम में भी एक पॉइंट किया गया कि कंपनी का जो एकाधिकार था, क्या था, कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी तक हमारी कंपनी जो भारत में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उसका जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। अब बात आती एकाधिकार की बात। एकाधिकार क्या था? एकाधिकार मतलब था कि हमारा ही केवल अधिकार है, कोई दूसरी कंपनी भारत में नहीं आ सकती है। एकाधिकार जब तक कंपनी के पास था तो उसका मतलब यह था कि सिर्फ और सिर्फ भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई दूसरी कंपनी अधिकार नहीं जमा सकती है और ना ही वहां पर अपना व्यापार शुरू कर सकती थी। अब ब्रिटेन की महारानी ने जब इस कंपनी का एकाधिकार शुरू कर दिया तो ब्रिटेन की और बहुत सारी कंपनियां आएंगी। रीजन क्या था इसका आने के लिए तत्पर क्यों हुई कंपनियां? हमने बताया जब कंपनियों हमने पिछले क्लास में बताया था, जब रेगुलेटरी एक्ट था कि जब यहाँ के कर्मचारी 900 टन बड़े बड़े जहाजों में सोना लेकर गए, 900 बड़े बड़े जहाजों में, तो वहां पर इन्होंने अपने महल बनवाए, भवन बनवाए, तो लोगों की आंखें फटे की फटी रह गई थी। जब लोगों ने देखा कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी जो भारत के साथ व्यापार कर रहे थे दिन दिन रात रात में अमीर होकर के वापस लौट आए हैं, तो सबके अंदर लालसा जगी
जो 270, हमने बताया था 217 लड़ाकों के द्वारा ये कंपनी चलाई जा रही थी। उन्होंने देखा जो मामूली से लड़के कल यहाँ पर फटे हाल घूम रहे थे, आज वो इतना ज्यादा अमीर हो गए हैं भारत में व्यापार करके कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कि आज उनके बड़े बड़े भवन और बड़े बड़े गाड़ियों में चल रहे हैं। तो लोगों का माथा ठनका, लोगों ने कहा हम भी परमिशन ले लेते हैं ब्रिटेन की महारानी से कि हमें भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो इसीलिए 1813 का अधिनियम का सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। मतलब अब भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी कंपनियां भारत में शासन करने या बोले व्यापार करने आ सकती हैं। ठीक है, जब एकाधिकार बढ़ा दिया गया, मतलब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो इसके अंदर दूसरा एक, हमने अब एकाधिकार बता दिया क्या होता है। इसके अंदर पहला एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मतलब आप अकेले अब इस पर शासन या व्यापार नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें भी हमने कहा था 20 वर्षों के लिए शासन बढ़ाया गया था। तो टोटल कितना हो गया था 1793 के अधिनियम में 35 वर्ष। 1813 के अधिनियम में भी दूसरा यही पॉइंट लिखा गया कि कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। एक बार पुनः कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए 1813 के अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया। अभी तक कंपनी जब स्टार्टिंग में आई थी तो 15 वर्षों के लिए आई थी, लेकिन जब 1793 का अधिनियम आया तो उसमें भी 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था 20 वर्षों के लिए। और जब 1813 का नियम एकाधिकार कंपनी का खत्म करने के बाद 20 वर्षों के लिए कंपनी का शासन और बढ़ा दिया गया। लेकिन तीसरा पॉइंट ये था चाय और चीन के साथ, चाय और चीन के साथ, ठीक है, चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मतलब कंपनी अगर चाय बेचेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेचेगी। चाय की बात करें तो अगर भारत और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापार करेगी वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चीन में अगर कोई भी कंपनी जाएगी तो वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं जा सकती है। तो इन दो जगहों पर मतलब चाय के साथ व्यापार और चीन में अपना स्थापना, मतलब चीन पर अपना वर्चस्व सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी। मतलब तीसरा पॉइंट यही था कि चाय और चीन के साथ कंपनी का जो एकाधिकार था वो बना था। एकाधिकार मतलब हमने बताया कि मतलब केवल वही काम करेगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो चाय का जो व्यापार था, चाय का जो व्यापार था वो केवल कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और चीन में जो व्यापार करेगी वो कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई दूसरी कंपनी वहां नहीं जाएगी। तो चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहने दिया गया। जब ये सब हो गया, इतना सब हो गया, अभी तक क्या था, कंपनी जो थी या अंग्रेज जो थे भारत का शोषण केवल और केवल पैसों के आधार पर कर रहे थे। लेकिन 1813 के अधिनियम में एक चीज और हो गई। क्या हुआ, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में, मतलब इन्होंने नेतृत्व किया, इनके नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां, कौन सी मिशनरियां, ईसाई, अरे यही धर्म जो होता है ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरियां भारत आई और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अभी तक जो अंग्रेज थे भारत को केवल और केवल पैसों से लूट रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने धर्म में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारत का धर्म के आधार पर भी लूट करने लगे, धर्म के आधार पर भी बांटना शुरू कर दिया इन्होंने। तो क्या हुआ, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत आई और धार्मिक आधार का इन्होंने भारत में अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अभी तक भारत बड़ा पैसे के आधार पर लूटा जा रहा था, इतनी टेंशन नहीं थी, इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन अब धर्म के आधार पर भी भारत को लूटा जाने लगा।
ईसाई मिशनरियां इंग्लैंड से भारत में आई और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया। मतलब अभी तक अंग्रेज जो थे वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, लेकिन 1813 के बाद लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में इन्होंने धर्म में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और धर्म के आधार पर भी भारत को लूटना शुरू कर दिया। अब लेकिन जब इंग्लैंड में रीजन ये था आने का, जब इंग्लैंड में भारत की ख्याति पहुंच गई, क्योंकि हमने बताया भारत जब बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त था, उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंग्लैंड में जब भारत की ख्याति पहुंची तो वहां के जो ईसाई मिशनरियां थी, या बोले जो ये जो होते हैं गुरु, धर्म गुरु जिनको बात करते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? धर्म गुरु। धर्म गुरु थे जो वहां के, उन्होंने सोचा क्यों ना हम भारत में जाकर धर्म के आधार पर विभाजन शुरू करें, या धर्म के आधार पर हम लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी धार्मिक भेदभाव पहुंचाएं। तो इसीलिए 1813 अधिनियम के बाद भारत में ईसाई मिशनरियां किसके नेतृत्व में? लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत में आई और उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार, अपने धर्म, कौन सा धर्म? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में शुरू कर दिया। जब लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी भारत आई तो इस ईसाई मिशनरी में यहां आने के बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। यानी हमारे, और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ, इससे जो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई हमारे पढ़े लिखे वर्ग को हुई। उस समय भारत में सबसे पढ़ा लिखा जो वर्ग था वो था ब्राह्मण, ठीक है। उस समय भारत में जो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग था वो था ब्राह्मण वर्ग। तो और इस धर्म, जब ईसाई धर्म का जब प्रचार प्रसार किया गया तो इससे भारत में और ज्यादा दिक्कतें हुई और इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें शुरू करी गई पढ़े लिखे वर्ग, और उस समय पढ़ा लिखा वर्ग था ब्राह्मण वर्ग। यहां व्यवस्था में बहुत, अब जब ये सब शुरू हुआ, इंग्लैंड वाले लोग आ करके, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के ईसाई मिशनरियां आके धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी, तो हुआ ये कि अब जो भारत का इतिहास होगा उसमें अमूल चूल परिवर्तन होगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि अब अंग्रेजों ने जो छेड़छाड़ की थी वो पढ़े लिखे वर्ग से की थी, और हमारे देश की यही हमेशा से व्यथा रही है, तब से अब तक क्या व्यथा रही है कि जब तक आदमी को खुद न छोड़ो, मतलब छेड़ो, तब तक वो आवाज नहीं उठाता है। आपके पड़ोसी को कोई मारता रहे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, अरे यार उसका मुद्दा, हमें क्या करना है। लेकिन कल जब वो आपको छोड़ेगा तब सोचोगे कि यार कल ही अगर हमने आवाज उठा दी होती तो आज इस पे हमारे घर में घुसने की हिम्मत नहीं होती। तो अभी तक जब तक अनपढ़ और अशिक्षित वर्ग शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तब तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ईसाई मिशनरियां भारत में आई तो पढ़े लिखे वर्ग को भी दिक्कत हुई, और सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को स्टार्ट होना शुरू हुई। तो अब भारत में अमूल चूल परिवर्तन दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगे। क्योंकि जब पढ़े लिखे वर्ग को अंग्रेजों ने छेड़ दिया तो हुआ क्या, अब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होना स्टार्ट होगा। इसी समय के बाद 1813 के बाद सबसे ज्यादा विद्रोह शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ मतलब भारत और अंग्रेजों के बीच अब जितने भी विद्रोह उत्पन्न होंगे उनमें से कुछ ब्राह्मण नेता ही उभरेंगे। क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने हमारे पढ़े लिखे वर्ग को छेड़ा तो अब यहां अंग्रेजों के खिलाफ एक के बाद एक कई आंदोलन शुरू हुए। यानी अब हमारे भारत देश में अंग्रेजों और भारत देश के बीच जो भी विद्रोह होंगे या जो आंदोलन होंगे उनमें मुख्य रूप से कुछ ब्राह्मण नेता ही आगे बढ़कर आएंगे और उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, फिर उनके साथ लोग जुटना शुरू हुए। तो 1813 अधिनियम के बाद जब लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत आई और उन्होंने भारत के साथ धार्मिक भेदभाव शुरू करना, धर्म के आधार पर लूटना शुरू किया, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई पढ़े लिखे वर्ग ब्राह्मण को। उस समय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग ब्राह्मण ही था। तो अब जब इन लोगों को कष्ट हुआ तो सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी टाइम। अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा विद्रोह कब स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो 1813 के बाद जब धर्म के आधार पर लूटना शुरू किया तो पढ़े लिखे वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जो था उसको दिक्कत होना शुरू हो गई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी।
और जब एक कोई जब सबसे बड़ा व्यक्ति, जब सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है वो जब आवाज उठाता है तो नीचे जो हल्का व्यक्ति होता है उसमें भी एक आत्मनिर्भरता आ जाती है कि कोई आज अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा है तो हम भी उनके साथ खड़े होकर के उनको सहारा दे सकते हैं। तो इसके बाद अंग्रेजों के 1813 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू होंगे और हर आंदोलन में कोई एक ब्राह्मण नेता, मतलब कुछ ना कुछ, हर आंदोलन में जितने भी आंदोलन शुरू होंगे कुछ ना कुछ ब्राह्मण नेता उभर कर सामने आएंगे। तो ये था आज हमारे दोनों अधिनियम, 1793 का अधिनियम और 1813 का अधिनियम। दोनों में एक पॉइंट कॉमन था कि दोनों में 20 वर्षों के लिए शासन बढ़ा दिया गया था। यहां पर हमारा जो टोटल शासन हुआ था 1793 अधिनियम के बाद तो वो था 35 वर्ष। अब फिर जब 1813 अधिनियम के बाद फिर जब 20 वर्ष बढ़ाएगा तो हो गया हमारा 55 वर्ष। और जाना कितना अभी तक 250 वर्षों तक भारत गुलाम रहा था। भारत 250 वर्षों तक गुलाम रहा था। ठीक है, तो 1793 का अधिनियम हमने पढ़ा, 1813 का अधिनियम पढ़ा। दोनों अधिनियम हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट। तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस निकाल के देंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते इन तीनों अधिनियम के द्वारा। 3 अधिनियम कौन थे? सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1793 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद 1813 का अधिनियम। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। एक क्वेश्चन हम डाल रहे हैं आज आप लोगों के इस क्लास में कि पिट्स कौन था, पिट्स कौन था और इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया? ये क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर करें नीचे, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं उस क्वेश्चन में कमेंट्स कौन लिखे? पिट्स। ये देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, पिट्स कौन था और इस एक्ट 1784 का जो अधिनियम था उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? एक ही साथ 2 क्वेश्चन है, दोनों का एक ही आंसर है, लेकिन हमने 2 कर दिए हैं कि पिट्स कौन था। सबसे पहला क्वेश्चन हु वर पिट्स, और दूसरा 1784 का जो अधिनियम था, ठीक है, जो अधिनियम था उसका नाम पिट्स क्यों पड़ा? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में छोड़ना है। मैं देखूंगा जो लोग कमेंट में आज आंसर देंगे उनका मैं कल क्लास में नाम बताऊंगा कि इतने लोगों ने हमें आंसर दिया था इस क्लास में, मतलब सीरियसली क्लास आप लोग कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, पढ़ेंगे कल के बारे में। तो कल क्या बताएंगे वो हम आपको कल ही बताएंगे, लेकिन आज ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जाते हैं कि पिट्स कौन था और 1784 के अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा। इनका कमेंट में आप छोड़िएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।